शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। आदाब, नमस्कार। मैं पूजा मल्होत्रा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ और आज गुफ्तगू में मुलाकात सुपोरी सुफियाना घराना के मशहूर व मारूफ संतूर मैस्ट्रो और म्यूज़िक कंपोज़र पंडित अभय सुपोरी से। संतूर वादक पंडित अभय सुपोरी एक वर्सटाइल फनकार के तौर पर जाने जाते हैं। सूफियाना घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से ताल्लुक रखने वाले पंडित अभय सुपोरी ने अपने वालिद पद्मश्री पंडित भजन सुपोरी से क्लासिकल म्यूजिक की तमाम बारीकियां सीखी और महज 3 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपनी आवाज में एक गाना रिकॉर्ड कर डाला और साथ ही 10 साल की उम्र में इन्होंने आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस एकेडमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट म्यूजिक कंपटीशन जीतकर अपने हुनर से सभी को मुतासिर किया। साल 1990 में बतौर संतूर प्लेयर अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत करने वाले पंडित अभय सुपोरी दुनिया भर में अपने फन का मुजाहरा कर चुके हैं और सबसे नौजवान म्यूजिशियन के तौर पर जाने जाते हैं। यही नहीं, कई बड़े अवार्ड से भी इन्हें सरफराज किया गया है। ये हुनरमंद फनकार अपने खानदान की पीढ़ियों से चली आ रही विरासत को बड़ी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो गुफ्तगू में। नमस्कार, थैंक यू सो मच मुझे आज इनवाइट करने के लिए इस प्रोग्राम में। अभय जी, आप सुपोरी सुफियाना घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और आपके जो पिताजी और दादाजी हैं उनकी गिनती बहुत ही बड़े मुल्क के फ़नकारों में होती है। तो क्या कहना है, क्या इतिहास है इस घराने का? हमारा घराना है सुपोरी सुफियाना घराना कश्मीर का जी। ये कश्मीर का वाहिद क्लासिकल म्यूज़िक का घराना है जी। जो इस देश को एक देन है उस रीजन की। और दूसरी खूबसूरती इस घराने की है कि ये संतूर का एक्सक्लूसिव ट्रेडिशनल घराना है जिसमें संतूर की हिस्ट्री 300 साल से भी ज़्यादा की है और एक के बाद एक मास्टर म्यूजिशियंस हुए हैं। जी। हमारे घराने में पीढ़ी दर पीढ़ी ये साज आगे बढ़ा है, डेवलप हुआ है। एक स्ट्रक्चर तो वही रहा लेकिन कुछ ना कुछ खास बात लेके आगे बढ़ता रहा जब तक कि मेरे दादाजी पंडित शंभुनाथ सुपोरी जी उन्होंने जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू किया 30s 40s में। जी। तो उन्होंने हल्का सा कुछ नोट्स ऐड किए लोअर ऑक्टेव में और फिर जब पापा को ये साज मिला उन चंद एडिशंस ऑफ नोट्स के साथ, तो उसके बाद जो ये संतूर है तो हम इसे सिर्फ संतूर ही नहीं बुलाते, अब इसे क्लासिकल संतूर बुलाते हैं। यानी एक साज की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो वोकल सिस्टम को भी सामने लाए और अपने तंत्र अंग को बरकरार रखे। तो वो इतना खूबसूरत तरीके से इस संतूर पे आया है कि इसे अब क्लासिकल संतूर कहा जाता है। और हमारी जो परंपरा है वो एक मिक्स है संत परंपरा और म्यूज़िक। जी। तो एक से बढ़कर एक जो म्यूजिशियंस रहे हैं वो संत भी रहे हैं और बहुत बड़े बड़े संत रहे हैं। तो जो स्पिरिचुअल लीनिएज है वो शैविज्म की है और तभी सूफियाना उसमें ऐड हुआ। तभी सूफियाना ऐड हुआ क्योंकि सूफियाना भी एक वैसा ही थॉट है, वही ब्रांच है। क्योंकि कश्मीर में 14th सेंचुरी के बाद जब सूफी इन्फ्लुएंस आया तो वो चीज़ वहाँ पे रही, लेकिन परंपरा शैविज्म की, सूफीज़म की है और साथ में संगीत है। बहुत ही खूबसूरत मेल है। हाँ, और इसमें मैं एक बात करना चाहूँगी, सुपोरी जैसे घराना है
तो सुपोरी बाज जो आपके पिताजी की देन है, जी। उसके बारे में बताइए। सोपोरी बाज मेरे फादर साहब पंडित भजन सोपोरी जी की क्रिएशन है। घराने में और बाज में एक फ़र्क है। घराना एक स्कूल ऑफ म्यूज़िक है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, और उस घराने में मान लीजिए किसी ने मेरे दादाजी से सीखा जी तो वो सूफियाना सोपोरी सूफियाना घराने के डिसाइपल हुए। डिसाइपल ने किसी को सिखाया, वो भी इसी घराने के हुए, और अगर उस डिसाइपल ने भी फर्दर किसी को सिखाया तो वो भी इसी घराने के हुए। लेकिन सोपोरी बाज के लिए पंडित भजन सोपोरी जी से ही सीखना पड़ेगा, या उनसे जिन्होंने वो सीखा हुआ है। कुछ चीज़ें आप इजाज़त दें तो मैं जी आपको बिल्कुल दिखाऊं। सुनाइए। संतूर ट्रेडिशनली 25 ब्रिज का साज था। ये जो एलिवेटेड पोस्ट आप देख रहे हैं ये ब्रिजेस हैं। जी तो 4 ब्रिज एक तार पे चढ़ते और 25 ब्रिज से 100 तारों का ये साज बनता। इसका रीज़न 100 क्यों है, 99 क्यों नहीं है, 105, 10, 70 ऐसा क्यों नहीं है, ये आंसर हमें शैविज़्म में ही मिलता है। मेरा इस पे एक रिसर्च वर्क भी है, बहुत जल्दी सामने आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को फर्दर पता लगेंगी। जी लेकिन तारों का नंबर, अगर आप ये शेप भी देखेंगे संतूर की, ये श्रीयंत्र का हिस्सा है जो पापा ने इतना रिसर्च किया और इसको एस्टैब्लिश किया कि शिव और शक्ति का जो मेल श्रीयंत्र में दिखता है, उसके बीच में आपको संतूर की शेप दिखेगी। और ये वाहिद एक साज है इस पृथ्वी पे जो किसी यंत्र का हिस्सा है। क्या बात है। इसका भी आंसर हमें शैविज़्म में ही मिलता है कि क्यों है। हर चीज़ इसकी कश्मीर से जुड़ी है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं साज ईरान से भारत आया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो इन्फ्लुएंस है, पर्शियन इन्फ्लुएंस, वो 14वीं शताब्दी का है। लेकिन संतूर का एंशंट नाम है शततंत्री वीणा, जो हमें कश्मीर के पुराणों में मिलता है। और जब हम पुराणों की बात करते हैं तो हम 3rd 4th सेंचुरी पे चले जाते हैं। तो जो साज हमारे पास 3rd 4th सेंचुरी में था, उसका इतिहास हमें शैविज़्म में मिलता है जो हज़ारों साल पुराना है। तो उसको हमें 14th सेंचुरी में कहीं और से लाने की ज़रूरत नहीं थी। वो ये हमारा साज है, कश्मीर इंडिया का का साज है, ये इतिहास है। भारत का साज है। भारत का साज है, बिल्कुल। तो सोपोरी बाज में गाना रिफ्लेक्ट करता है। सोपोरी बाज का संतूर एक ऐसे लेवल पे है कि गाने की ऐसी कोई इंट्रिकेसी नहीं है जो साज पे नहीं उतारी जा सकती। जैसे अगर मैं गाऊं रे रे ना ना, तो साज पे कैसे आएगा? यानी जितना सस्टेन गले में है वो आना चाहिए। या देना, तो ये बल अलग है, ये बल भी अलग है, लेकिन मैं गा रहा हूं देना। तो ये जो चीजें हैं उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि चिक्कारी है। अब चिक्कारी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस वक्त हम कोई फ्रेज लेते हैं रे रे ना, दे दे ना रे दा रे ना रे रे ते ना। ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल। ये सब सोपोरी बाज है। ये सब सुपोरी बाज है, और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड मैं फील कर रही हूँ इससे, सच में। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने 3 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के लिए सबसे पहले गाना रिकॉर्ड किया, और 10 साल की उम्र में आपने स्टेट अवार्ड भी कंपटीशन में जीता, और फिर अचानक आपने गायकी से संतूर की तरफ
रुख किया? देखिए, गायकी बेसिस है हमारे संगीत की। तो संतूर, सितार, वोकल, तबला, ये हमारे घराने में साथ साथ चलते हैं। इसलिए संतूर आपने तो मेन संतूर है, को मेन आइडेंटिफिकेशन लिया। तो संतूर हाँ, ही तो है। हमारे नाज़रीन को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हमें आपकी गायकी भी सुनने को मिलेगी जी। संतूर के साथ साथ। बहुत ही खूबसूरत बंदिश है, नाद की बात कर रही है। हे नाद बेदन, हे नाद, हे नाद बेदन, गुनी को न पायो पार, हे नाद, हे नाद बेदन, गुनी को न पायो पार, हे नाद। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सीरियसली। आप मुल्क के इकलौते ऐसे कंपोज़र हैं जिनकी कॉम्पोजिशन हफ्तरंग को लेजेंडरी जुबिन मेहता जी ने कंडक्ट किया था, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? वो एक बहुत ही, मुझे लगता है, मेरे लिए ऑनर का मोमेंट रहा है, क्योंकि कंडक्टिंग के क्षेत्र में माएस्ट्रो जुबिन मेहता जी, ही इज़ कंसिडर्ड एज जी। वन ऑफ द फाइनेस्ट कंडक्टर्स ऑफ ऑल टाइम्स। तो कश्मीर में ये प्रोग्राम हो रहा था और उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि कश्मीर की कोई कंपोजिशन स्ट्रक्चर को लेके हम काम करें। और खूबसूरत बात ये रही कि मैंने उनसे एक बारी पूछा भी कि क्या मैं सिर्फ कश्मीरी स्ट्रक्चर कंपोज करूं और ऑर्केस्ट्रेशन छोड़ दूं, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा क्यों करोगे, पूरा कंपोज करो, स्ट्रक्चर कंपोज, तुम तो जी। करते हो। जी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ मैंने पापा में भी देखी है कि जितना इंसान ऊपर उठा है अपने आर्ट में, उतनी ही ह्यूमिलिटी आई है। यही मुझे मेहता साहब में भी नज़र आई और उन्होंने मुझे पूरी वो छूट दी कि मैं कंपोज कर सकूं। तो जहाँ पे कि हमारे पास बवेरियन स्टेट ऑर्केस्ट्रा था, एक पूरा 100 पीस ऑर्केस्ट्रा था, वहीं पे कश्मीर के साथ वो जो मिलके आया और पूरे विश्व ने उस दिन देखा कि कश्मीर का म्यूज़िक किस लेवल का है। और अगर कश्मीर के कल्चर और आर्ट की बात की जाए तो वो बहुत एक बुलंद लेवल पे है। तो एक बहुत मुझे लगता है ख़ास मोमेंट है मेरी लाइफ का कि मैं इस तरीके का काम कर सका और उनके साथ भी वर्क कर सका। हाँ, और कश्मीरी फ़ोक को भी इस वजह से आप आगे लेकर आए क्योंकि कश्मीर का फ़ोक और म्यूज़िक जो है वो उतना उभर नहीं पाता जिस तरह के वहाँ के सर्कमस्टांसेस की वजह से। अब उससे भी आपने आगे बढ़ावा बिल्कुल। दिया। हमारे एक्चुअली पूरे कंट्री में अगर आप देखेंगे फोक के ग्राफ में बहुत फ़र्क आया है। अगर कहीं पे आप फोक की प्रेजेंटेशंस देखेंगे, आप मोस्टली देखेंगे राजस्थान होगा, वहाँ का फोक नज़र हमें आता है, पंजाब तो है ही है। लेकिन अगर आप फोक के बारीक जो उसका एक स्ट्रक्चरिंग है, जो प्योरिटी है, जो एक ऑथेंटिक उसका एक टेक्सचर है, उसमें जाएंगे तो वो जी। खो गया है। जी। उस हिसाब से कश्मीर बहुत आगे है क्योंकि पापा का इतना काम रहा है और मैं भी बहुत 2003 में मैंने कंडक्ट करना शुरू किया था ऑर्केस्ट्राज, तो तब से बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं इस स्केल का, तो ये एक गॉड्स ग्रेस रही। तो वहाँ के फोक को प्रमोट करना, जैसा आपने कहा, वो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है
क्योंकि जो भी परेशानियों से जी। वो रीजन गुजरा है, तो आर्ट और कल्चर सफ़र भी करता है हालात की वजह से, और हालात को सुधारने के लिए भी आर्ट और कल्चर ही है माध्यम। जी, जो एक हीलिंग टच की हम बात करते हैं वो Healings, म्यूज़िक से आता है। बिल्कुल। तो वो बहुत ज़रूरी था, और ये मेरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके वहाँ के आर्ट कल्चर आर्टिस्ट उनका प्रमोशन हो। आपका सोजो साज एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जी। और उससे आपने एक इतिहास भी रचा है दुनिया में, जी। उसके बारे में बताएं। सोजो साज बेसिकली ये ऑर्केस्ट्रा ही है, और उसमें खूबसूरती ये रहती है कि चाहे किसी भी किस्म की ऑर्केस्ट्रेशन हो, जो बेस होगा, जो उसका मेन टेक्सचर होगा, वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा। यानी अगर मैं सूफ़ी ऑन्सेम्बल कर रहा हूँ, तो जो सूफ़ी कंपोजिशन है वो सडनली फिल्म म्यूज़िक नहीं साउंड करेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहेगी। आई थिंक एज अ कंपोज़र हमारी ड्यूटी बनती है, मेरे फादर हमेशा ये चीज़ कहते रहे हैं जी। कि एक न्यूक्लियर वेपन से हानिकारक एक कंपोज़र हो सकता है, क्योंकि वो जनरेशन्स तबाह कर देगा एक कंपोज़र। तो एक बैड कंपोज़र उसको दूर रखना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक कंपोज़र की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जी। वो किस तरीके का म्यूज़िक दे रहा है। तो ये मेरे ऊपर है कि अगर मुझे कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसमें बहुत पैसा है, और अगर वो लिरिक्स अच्छे नहीं हैं, तो शायद मुझे नहीं करना चाहिए। तो एज अ कंपोज़र हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, किन म्यूजिशियंस को। ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ क्रीम ऑफ द म्यूजिशियंस को लेना है। कहीं दूर दराज एरिया में, बॉर्डर एरिया पे कोई एक ऐसा म्यूजिशियन हो सकता है जो जिसके अंदर सोल एक अलग ही होगी। क्या बात है। उसको आगे लाना है, ये हमारी ड्यूटी है। और अगर ऊपर वाले ने हमें ब्लेस किया है कि हम ये काम कर सकते हैं और ना करें, मैं तो कहूँगा क्रिमिनल है। अच्छा, कई इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी आपने की हैं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हमारा जो संगीत है वो मेंटेन रहे, और उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंटेशन वर्क हो सके। हम उसे एक्सपेरिमेंटेशन कहें, फ्यूजन कहें। तो एक प्रोग्राम उसमें मैंने पापा के साथ ही बजाया था, वियना बॉय स्क्वायर। हैं तो वो स्कूल के बच्चे, लेकिन कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कोरल ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उनके साथ हुआ था, और हमने उनकी भी कंपोजिशन बजाई और उन्हें अपनी भी कंपोजिशन गवाई। तो हमारा एक पारंपरिक तराना है, वो उनसे गवाया। उसके अलावा ईरानियन संतूर के साथ कोलैबोरेशन हुई है, ल्यूट के साथ हुई है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो अलग अलग कंट्रीज़ के जो कुछ म्यूजिशियंस रहे हैं, जो हमारे एक अरेबिक रीजन के एक बहुत प्रोमिनेंट म्यूजिशियन हैं, ल्यूट प्लेयर, तो उनके साथ मेरा दिल्ली में ही एक कोलैबोरेशन हुआ था। तो वहाँ का भी संगीत आ रहा है, यहाँ का भी आ रहा है। आई थिंक कोलैबोरेशंस का एक मकसद जो होता है कि एक बहुत खूबसूरत तरीके से आप अपने संस्कृति को, ये संगीत की संस्कृति को एक दूसरे संगीत की संस्कृति के साथ मिला के लोगों के सामने परोसें। आपने टेलीविज़न और मूवीज़ के लिए भी, फिल्मों के लिए भी काम किया है, और ख़ास तौर पर शिकारा फिल्म। शिकारा कश्मीर के ऊपर आधारित स्टोरी रही है। मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात ये रही कि मुझे फ्रीडम मिला कि मैं कश्मीर के म्यूज़िक को प्योर फॉर्म में बॉलीवुड सिनारियो में लेके आ पाऊँ, क्योंकि कश्मीर का पिक्चराइजेशन होती है, लेकिन म्यूज़िक कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो उसमें से अगर आप कहें तो एक कंपोजिशन जो मैंने बनाई थी, ये मूवी का मेन लव थीम बना। अच्छा। दिल बर लगयो लश थस दावस नावस वंदयो सर तार तरुण छो लोल दरियावस नावस वंदयो सर।
कश्मीर फील होगा। बिल्कुल, हमें इसमें। कश्मीर यहीं पर फील हो रहा है। कोई ऐसा परफॉर्मेंस जो बहुत ही चैलेंजिंग रहा हो? चैलेंजिंग मेरा, मुझे लगता है हर कॉन्सर्ट रहा होगा। लेकिन जो मेरा डेब्यू कॉन्सर्ट था, जी। तब मैं स्कूल में था। जी। पापा के साथ पहली बार स्टेज पे बैठ रहा था, और पापा ने ऑन स्टेज राग तो सेम रखी और सब बदल दिया, ताल भी बदल दिया। तो मैं घर आके खूब रोया। अच्छा। तो पापा एक ही चीज़ बोले कि फिर आधे अधूरे स्टेज पे क्यों चढ़े? तो मैंने कहा नहीं, आपने तो बताया था ये बजाएंगे। तो कहा मैं तो कुछ भी बजा सकता हूँ। जी। तो मुझे इनफैक्ट पापा का इतना थ्रेट रहता था कि वो स्टेज पे क्या करेंगे, लेकिन ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। जी। नंबर 1, मुझे स्टेज थ्रेट कभी नहीं हुआ, क्योंकि डर मुझे पापा का था। तो एक वो निकल गया। जी। और दूसरा, जब भी मैं स्टेज पे चढ़ता, जो भी पापा राग डिसाइड करें कि ये या ऐसा, ये 2 रागों में से हम कुछ ले लेंगे, उसके इर्द गिर्द मुझे मालूम था पापा कहीं भी जा सकते हैं। तो वो सारी रागों को मैं स्टडी करके जाता था कि लास्ट मोमेंट पे कुछ हो जाए, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कोई राग बजाए हुए अरसा हो गया होता है, 10-10 साल हो गए होते हैं, तो बिल्कुल। सडनली याद नहीं आता है कि कैसे था वो राग। तो वो उन्होंने मेरी जो पर्सनालिटी को ऐसे रिफाइन किया म्यूजिकली, लेकिन बहुत चैलेंज के साथ। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि मैं वो चैलेंज ले पाया उनकी ब्लेसिंग से। इसी बात पे कोई एक फिल्मी नगमा सुना दीजिए। ये वन ऑफ द हमारे बॉलीवुड के क्लासिक्स में से जी। आता है। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कोई मेरा, मौसम बहार का। आई जस्ट होप मैंने लिरिक्स ठीक से गाए। बहुत टाइम हो गया इसको गाए हुए। आपने समा बांध दिया। अबे जी, आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआ है कि आप आगे भी अमन का पैगाम इसी तरह दुनिया भर में फैलाते रहें। Thank आपका you. बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या?